हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट के काफी सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज जो है व्हाट्सएप वगैरह पर मिल रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर और नोट्स वगैरह चाहते हैं। आई होप सभी को जो जो चीजें चाहिए थी वो मिल रही होंगी रेगुलरली। अगर थोड़ा बहुत डिले हो गया हो तो आपका मैसेज नीचे चला गया होगा, उसे दोबारा से सेंड कर दीजिएगा। और मैं काफी सारे बच्चों को बता दूं, बच्चे आपको कॉल नहीं करनी है, दूसरा आपको क्या नाम है व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। नॉर्मल मैसेज कर रहे हो आप फोन के ऊपर, वहां से नोट्स में कैसे शेयर कर सकता हूं, कौन से क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन आंसर में लेके आया हूं आपके चैप्टर। आपने कमेंट किया था सर ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला, इसकी एक खास बात बता देता हूं मैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले क्वेश्चन बैंक की आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहली चीज तो इससे जो केस सिनेरियो आने वाला है, मतलब एमसीक्यू जो आने वाला है वो भी आ सकता है आपका इसमें से, और जो अदर से क्वेश्चन आता है उसमें भी दो क्वेश्चन पॉसिबल है कि आपसे अलग से पूछ लिया जाए। पार्ट बी यानी डिस्क्रिप्टिव वाले में भी कंपलसरी है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ऐसा मेरी अजम्पशन है कि ऑडिट एंड ऑडिटर से भी पूछा जा सकता है, तो आप उसे जरूर करके जाइएगा। तो आई होप ये जो वीडियोस आपको मिल रही है, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी एग्जामिनेशन के अंदर आए सारे डिस्कस किए जाएंगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशन। उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और भी मजेदार कंटेंट और हेल्पफुल वीडियोस आपको मिल रही होंगी। तो मिलता हूं आगे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी वीडियो आगे बनानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कोई टॉपर की आंसर शीट में आपके लिए लेके आऊं कि कैसे प्रेजेंट करना है लॉ का पेपर, कैसे आंसर राइटिंग है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़िए जी। मई 2018 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। रूपा लिमिटेड कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। अपॉइंटेड किसको? मेसर्स वीजी एसोसिएट्स, जो कि कौन है? ऑडिट फर्म है। एज कंपनीज ऑडिटर इन द एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी तारीख को हुई है? 30/9। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इन रिलेशन टू टेन्योर। क्या मैंने टेन्योर को लेकर आपको बातें बताई थी? पहला, किसी भी लिस्टेड कंपनी के अंदर आप किसी भी व्यक्ति को रीअपॉइंट नहीं कर सकते, बताया था मैंने आपको। और अनलिस्टेड है तो देखना पड़ेगा उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, टर्नओवर कितना है, या बोरोइंग्स कितनी है, ये समझाया था मैंने आपको। तो लिस्टेड कंपनी है, ये वाली कंपनी कौन सी है? लिस्टेड। तो क्या ये, हाँ चल गया, क्या ये इन कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को, क्या जो टेन्योर है ऑडिटर का वो रीअपॉइंट कर सकते हैं? नहीं। कब अपॉइंट किया था? 30/9/2017 को। किसने अपॉइंट किया है इनको? देखिए ये जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से की गई है, कहां पर हुई थी? कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग में। तो क्या कोई आपको डिफॉल्ट लग रहा है इनके अपॉइंटमेंट में? नहीं, सही तरीके से इनका अपॉइंटमेंट हुआ और ऑडिट हमारे एजीएम में ही अपॉइंट किए जाते हैं। क्या ये बात समझ रहे हो? इसके सब्सीक्वेंट ऑडिटर की बात हो रही है, तो ये जो प्रोविजन है यहां तक इनका जो ऑडिट का जो अपॉइंटमेंट है ऑडिटर का वो वैलिड है। दूसरा हमसे पूछा है टेन्योर, तो टेन्योर हम बताएंगे अगर ये इंडिविजुअल होते, प्रोविजन बताएंगे पहले तो एक टर्म होती है कितने साल की? 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। और अगर ये क्या है? फर्म, तो 2 टर्म होती 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स की। 10 वर्ड कहीं पर भी नहीं आएगा आपका, टर्म 2 हो जाएंगी और 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स की हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आती है? इन द गिवन केस ये कौन है? फर्म है या इंडिविजुअल है? ये इंडिविजुअल है या फर्म है? क्या नाम लिखा हुआ है? मेसर्स रूपा लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी जिन्होंने अपॉइंट किया है मेसर्स वीजी एंड एसोसिएट्स। तो ये फर्म है या पर्सन है? फर्म है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ऑडिट फर्म, तो इसका मतलब इस पे कौन से वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? फर्म वाले प्रोविजन एप्लीकेबल। तो पहले हम बताएंगे जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से होती है सब्सीक्वेंट ऑडिटर की, और ये वैलिड तरीके से की गई है। दूसरा हम केस बताएंगे टर्म ऑफ ऑडिटर का। इसका आंसर तो ये रहा, कौन सा वाला आंसर? टेन्योर ऑफ ऑडिटर। क्या मैंने इसका सेक्शन लिखवा दिया था कल आपको? सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 टेन्योर ऑफ ऑडिटर। देखिए, प्रोवाइडेड लिस्टेड कंपनी जो है अदर देन प्रेस्क्राइब्ड, और प्रेस्क्राइब्ड कौन सी है? वो प्रेस्क्राइब्ड हम नीचे देख लेंगे। इंडिविजुअल ऑडिटर है वो नॉट मोर देन कितना? 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ऑडिट फर्म है तो मोर देन, नॉट मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या कहते हैं बताइए? कूलिंग ऑफ का मतलब क्या है? एक बार अगर इंडिविजुअल आया तो भी 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो पाएगा, और अगर फर्म आए तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बाद फिर से 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते। ये प्रोविजन हमने पढ़ रखा है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, इन द गिवन केस वगैरह बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे इज ऑडिट फर्म इट कैन बी रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर 1 मोर टर्म ऑफ 5 ईयर। यही तो पूछा था उसने, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। तो हमने अपॉइंटमेंट बता दिया, अब रीअपॉइंटमेंट बता रहे। क्या इसको 5 साल के बाद दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है? यस, एक टर्म और 5 साल की। कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है? 3 मार्क्स के लिए। समझ में आता है यहाँ तक? आप एक बार वो क्वेश्चन पेपर वाली लिस्ट निकाल के रखिएगा और ये देख लें कोई क्वेश्चन हमसे छूट तो नहीं गया है, मतलब मुझसे तो नहीं छूट गया है।
मई 18 का क्वेश्चन नंबर 3 है, बी का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आगे चले हम सेकंड पार्ट पे। ये जो अपॉइंटमेंट है, क्या ये अपॉइंटमेंट सही हुआ है? हाँ, बस देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल फर्म जो है एलिजिबल है अपॉइंटमेंट करने के लिए, प्रिस्क्राइब्ड एक्ट के अकॉर्डिंग है, विद इन लिमिट्स किया गया है। तो ये वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए। ऊपर वाला टेन्योर वाला पार्ट आपको समझ में आया? ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे साथ साथ ये भी बताते जाना कि जो हमने स्टडी मैट के क्वेश्चन किए हैं उसकी तरह के तो क्वेश्चन नहीं मिले आपको। देखिए, CAM इज अ पार्टनर ऑफ SMN कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, एंड MLN कंपनी। बताइए प्रोविजन किस तरफ लेके जा रहा होगा आपको, कि एक तो आप एक फर्म में भी पार्टनर है और दूसरी फर्म में भी पार्टनर है। आगे चलते हैं। SMN कंपनी और स्टेटरी ऑफिस ऑफ मैसेज ग्लोबल लिमिटेड। ग्लोबल लिमिटेड एक कंपनी है जिसने पहली वाली फर्म जिसके अंदर वो पार्टनर है उसको ऑलरेडी अपॉइंट कर रखा है ऑडिटर को। ठीक है, फॉर पास कितने साल से? 7 ईयर्स, 7 साल तक अपॉइंट किया हुआ है उन्होंने। तो क्या अभी भी रिमेनिंग 3 साल बचे हैं? उसके आंसर इज यस, एज ऑन 1/4 एडवाइज अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स SMN कंपनी कैन कंटिन्यू एज एन ऑडिटर? बताइए कितने साल के लिए? रिमेनिंग कितने साल के लिए? 3 साल, रिमेनिंग 3 ईयर्स के लिए। आगे, कैन MLN कंपनी बी अपॉइंटेड एज? कौन सा MLN कंपनी? अभी तो कौन सी वाली कंपनी है? देखिए नाम में घुमाते हैं, वो SMN कंपनी अपॉइंटेड है। वो कह रहे क्या MLN कंपनी को अपॉइंट किया जाता है ग्लोबल लिमिटेड का ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ पीरियड? मतलब जब ये 3 साल खत्म हो जाएंगे उसके अगले जो 5 साल होंगे तो क्या जो दूसरी कंपनी हम आपको बता रहे हैं उसे अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं। कूलिंग ऑफ पीरियड में बताया गया कि जाने वाली फर्म में और आने वाली फर्म में कॉमन पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। क्या ये वाली बात मैंने आपको कल बताई थी या नहीं बताई? बताई थी। उसी से क्वेश्चन है और आंसर किस तरीके से लिखना है ये देखिए। ये सारी चीजें इन्होंने बता दी हैं। पीरियड फॉर विच इंडिविजुअल ऑफ फर्म हेल्ड ऑफिस एज एन ऑडिटर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द केस शेल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और 10 कंसेक्यूटिव एज द केस में बी। एज पर द स्टेटेड फैक्ट, जो ऑडिटर हैं पास्ट 7 ईयर्स से काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली ये जो अभी कंपनी काम कर रही है वो कितने और साल तक? 3 मोर ईयर्स, जिसमें 3 साल हम जोड़ देंगे। 18 दिखा रहा था वहां पर, 3 साल हमने और जोड़ दिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे उन्होंने कहा स्टेट्स दैट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द अदर ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड इन अ कंपनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल। ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई ऑडिट फर्म जिसका कोई पार्टनर है जो अभी करंटली स्टेट्यूटरी ऑडिट कर रहा है या ऑडिट कर रहा है उसी कंपनी का, तो क्या आप उसके अंदर जाते हैं? शेल बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। शेल बी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आगे नो वर्ड लिखा हुआ उन्होंने। क्या इसको हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं? आंसर इज यस, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इसको। क्या ये बात समझ में आई? आगे, हेंस एज पर द प्रोविजन MLN कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द स्टेट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द कौन से पीरियड? क्या बोलते हैं इसको? कूलिंग ऑफ पीरियड। नहीं अपॉइंट कर सकते क्योंकि कॉमन पार्टनर्स है। CAM वाज द कॉमन पार्टनर इन बोथ द ऑडिट फर्म्स। दिस प्रोहिबिशन इज ओनली फॉर 5 ईयर्स। 5 साल तक ऐसा है, उसके बाद तो आप चाहे सेम को दोबारा अपॉइंट कर लो या जिसमें वो कॉमन पार्टनर है उसको अपॉइंट कर लीजिए। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? दोबारा बताओ। आ गया समझ में? ठीक, नेक्स्ट। एक राम जो है वो ब्रदर है किसका? CA श्याम का, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक्वायर्ड सिक्योरिटीज किसने? ब्रदर ने या CA ने? क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से। ब्रदर ने। राम जो है वो ब्रदर है किसका? CA श्याम का। श्याम कौन है? एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर से कॉमा हो गया, मतलब श्याम की बातें खत्म हुई है। राम ने एक्वायर किए हैं कितनी सिक्योरिटीज जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,20,000। फेस वैल्यू कितनी है? 95,000। क्या देखेंगे, मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू? फेस वैल्यू। स्टेट वेदर CA श्याम इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द स्टेट्यूटरी ऑडिटर। बताइए क्या क्वालिफाइड है? यस, ये क्वालिफाइड है। इसमें बताइए कौन सा वाला पॉइंट लिखूं मैं? बिफोर अपॉइंटमेंट वाला या सपोज टू हैव वेकेटेड द ऑफिस? कौन सा वाला? दो चीजें होती थी, ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा अपॉइंट होने के लिए, और अगर ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू कर पाएगा, वेकेटेड वाला पॉइंट नहीं आएगा। यहाँ प्रोविजन में तो बताएंगे ना कि अगर ऑलरेडी अपॉइंटेड है और डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है तो आपको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस। हालांकि इस केस में ऐसा नहीं है, ये बताना पड़ेगा। दूसरे केस में होता है कि अगर बिफोर अपॉइंटमेंट आप डिस्क्वालिफाइड हो तो अपॉइंट ही नहीं हो सकते। तो इसमें कौन सा वाला केस बताएंगे? बिफोर वाला, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, क्या इसे अपॉइंट किया जा सकता है या नहीं। तो इसमें डीम टू हैव वेकेटेड ऑफिस वाला पॉइंट नहीं बताना है प्रोविजन में। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ आपको? ठीक है, तो कर सकता है कंटिन्यू। नेक्स्ट, ये आंसर बता रहा है इसमें, ये रहा 1 लाख रुपए। वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये जो वर्ड पूरा लिखा जाता है, ये जो सजेस्टेड आंसर ऐसे लिखे जाते हैं, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं होते लिखने, लेकिन मैंने आपको सेक्शन लिखवा रखे हैं तो सेक्शन लिख सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। कॉमन पार्टनर आने जाने वाला जो है वो नहीं हो सकता। और जिसके भी आंसर फ्रेम में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो आप मुझे बताएंगे कि इस वाले आंसर को आप लिख के दे दीजिए, वो मैं आपको लिख के दूंगा।
क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, ये 95,000 है विच इज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, ये हम बता देंगे उसको। आगे चले, नेक्स्ट कौन सा पेपर आया है? नवंबर 19। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल। क्या ऐसी एक केस स्टडी मैट का क्वेश्चन भी था जिसमें ऊपर ही लिख दिया था कि अलग अलग केसेस बताएंगे और उसमें बताना है आपको एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। मिस्टर प्रकाश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मिस्टर आकाश, ऐसा पढ़ा था हमने? ऐसा क्वेश्चन था या एग्जाम्पल था? क्वेश्चन था। सिक्योरिटीज होल्ड कर रहा है 70,000 की, का क्वेश्चन भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। यस, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। पहला वाला पार्ट सेम है, बाकी के भी सेम है। इंडेप्टेड है 6 लाख का, कितने से ज्यादा है? 5 लाख, है ना। कुमार है स्टोर कीपर, याद है स्टोर कीपर उसकी वाइफ थी, ठीक है। तो ना तो डायरेक्टर है ना ही की मैनेजरियल पर्सन है, तो पहले वाले में क्या रहेगा? यस। दूसरे वाले में क्या रहेगा? नो। तीसरे वाले में क्या रह सकता है? यस। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर एसएम का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और एग्जाम में आया और 6 मार्क्स के लिए आया और आपको पता होना चाहिए पार्ट्स में आया है तो आप रिलेटिव प्रोविजन समझा सकते हैं। जब मैं इसमें समझाऊंगा तो बताओ सेक्शन कौन सा बताऊंगा? सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी। क्लॉज कौन सा? डी। क्या इंडेप्टनेस वाला पॉइंट भी क्लॉज डी के अंदर ही है? यस, दोबारा से यही बताएंगे। अब ये कौन सा है? कि लास्ट वाला, कौन सा वाला? लास्ट, वो ABCD आ गई बात समझ में? 9 में जाके ABCDEFGH काउंट कर लो ना। 9th पे आता है ना F, ये 7th पे आता है, 6th पे आता है। अच्छा, F ही था, 5वां था, चेक कर लो। 6 पॉइंट F पॉइंट था, ठीक ठीक। नेक्स्ट आगे नवंबर 20 में देखिए, अब इधर पढ़िए जरा ध्यान से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन सी कंपनी का? मून लिमिटेड का। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। दिमाग में जाते ही क्या जाना चाहिए कि दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। अपॉइंटेड मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द फर्स्ट ऑडिटर विद इन द 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मेरा एक सवाल है वैसे आपसे, आप मुझे बताना जरा कि मैंने इनकॉर्पोरेशन की यहाँ पे मान लीजिए 1/6 को इनकॉर्पोरेशन हुई 2022 में। विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। कुछ समय बाद फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुई, तो इसका टेन्योर तो यहीं तक है। मान लीजिए इस टेन्योर में इसने 1 साल लग गया हमें फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने में। अब सवाल यह है कि नॉर्मल अगर व्यक्ति होता तो फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम के कंक्लूजन तक उसका टेन्योर होता है, लेकिन यही व्यक्ति को उसने सेम अपॉइंट कर लिया है यहाँ पर। तो क्या ये अपॉइंट कर सकता है सेम व्यक्ति को? यस। कितने साल तक और कर सकता है? रिमेनिंग 4 साल या पूरे 5 साल है। इसमें ये वाला पीरियड काउंट नहीं किया जाता है कंसेक्यूटिव टर्म्स में। जब पीरियड जो फर्स्ट ऑडिटर का है उसे काउंट नहीं किया जाता। ऐसा भी क्वेश्चन पता नहीं आया या नहीं आया, लेकिन या तो यही होगा, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है ये। ऑफ द कमिट ऑल द फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। क्या यहाँ तक सारी बातें आपको सही लग रही हैं? अपॉइंटमेंट वगैरह सब टाइम से हुआ है। एट द फर्स्ट एजीएम मिस्टर ताल वाज रीअपॉइंटेड। क्या रीअपॉइंट किया जा सकता है? यस, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में तो रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, कूलिंग ऑफ होता है। लेकिन वो 5 साल, लेकिन वो पहले 5 साल की तो सर्विस दे, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ और ये फर्स्ट ऑडिटर की बात की जा रही है। टू होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम in light of the provision of the companies act examine the validity of appointment and reappointment। आप ध्यान से समझना, अपॉइंटमेंट के प्रोविजन अलग हैं, रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजन अलग हैं। जब आप अपॉइंटमेंट के प्रोविजन बताएंगे तो कौन सा वाला केस बताएंगे इसके अंदर? बताइए, गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की? बताइए फटाफट से, किसकी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें। सेक्शन कौन सा है इसका? 139 सबसेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर। 139 सबसेक्शन 7 किसका था? गवर्नमेंट कंपनी का। और जब नॉर्मल कंपनी होती है तो पहला अधिकार किसको मिलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल कर जाता है तो मेंबर्स को बताता है, मेंबर्स बुला के कर देते हैं इसको। कितने समय के अंदर? 90 दिन के अंदर। ये प्रोविजन पहले आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि अपॉइंटमेंट जो की गई है वो सही है या नहीं। पहले मतलब जो बोर्ड ने अपॉइंटमेंट की है, तो क्या ऑथराइज पर्सन ने अपॉइंटमेंट की है? यस। विद इन टाइम लिमिट अपॉइंटमेंट की है? यस। ये था पहला क्वेश्चन उसका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रीअपॉइंटमेंट को लेके। तो अब रीअपॉइंटमेंट में हम कूलिंग ऑफ पीरियड की बात करेंगे कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड है या जो टेन्योर है उसके अंदर जो फर्स्ट एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है उस वाले टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करते हैं और ये कंटिन्यू कर सकता है टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। पहले क्वेश्चन समझ में आया? ये यहां पर तो स्लैश लिख दिया इसने, लेकिन ये आपसे आंसर दोनों के चाहता है, इसीलिए 6 मार्क्स का है। समझ आया नहीं आया? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन।
अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ताल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या ये बिल्कुल प्रोविजन के एक्ट के अकॉर्डिंग है? आंसर इज यस, हम इसका प्रोविजन बता देंगे। रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ताल एज एजीएम इन द अबव सिचुएशन, क्या ये भी वैलिड है? आंसर इज यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, इन केस ऑफ मिस्टर बेल चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड एज ऑडिटर फर्स्ट एजीएम से लेके टिल द कंक्लूजन ऑफ फिफ्थ एजीएम लिख रहा है, क्योंकि एक साल ऑलरेडी हो चुका है। अब कितने साल के लिए कह रहा है रिमेनिंग 4 साल के लिए अपॉइंट करेंगे। क्या ये सही कह रहा है? नो। कितने साल के लिए अपॉइंट करेंगे? 6th एजीएम तक अपॉइंट रहेगा वो, जिसे आईई कितने साल बोलेंगे? 5 साल। और यहां पर लिख देंगे हम वो जो पीरियड है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसका आंसर हम पढ़ेंगे थर्ड वाले पॉइंट का। एज पर द लॉ ऑडिटर अपॉइंटेड शेल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम फॉर कितने पीरियड के लिए? 5 ईयर्स। आंसर लिखने का तरीका आप देख रहे हैं, लिखना है आपको पेपर में, तभी मार्क्स मिलते हैं इस तरीके से। आगे, Accordingly, here appointment of Mr. Bell, which was for कितना 4 years, is not in compliance with the said legal provisions, so his appointment is not valid, क्योंकि आपको 5 साल के लिए ही रखना पड़ेगा। क्या हम ऑडिटर को 2 साल के लिए भी रख सकते हैं? ऐसा नहीं होता। हाँ, आपने 5 साल के लिए रखा, कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप 2 साल बाद निकाल सकते हैं, वो भी रेजिग्नेशन दे सकता है, उसका प्रोसीजर अलग है। अपॉइंट करते समय नहीं बोल सकते तुम 2 साल के लिए करेंगे, 3 साल के लिए, ये तो कंपलसरी है। टाइम पीरियड टेन्योर हम बताते हैं, कंपनीज एक्ट। क्या ये बात समझ में? और पीरियड एक्सक्लूड वाली बात इन्होंने नहीं लिखी है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उन्होंने पहले प्रोविजन बताया है, तब क्वेश्चन में आंसर दिए। ये देखिए, चलो कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th एजीएम नो लिस्टेड कंपनी। दिखा है? हाँ, यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ताल एज द फर्स्ट एजीएम इज वैलिड ड्यू टू द फैक्ट दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ कैसी अपॉइंटमेंट है? ये सेपरेट अपॉइंटमेंट है, इसको रीअपॉइंटमेंट नहीं बोलते। क्या ये बात समझ में आई? आगे, एंड पीरियड सच अपॉइंटमेंट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, ये जो पीरियड है इसे कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए उसके टेन्योर में, लिखा गया। सेकंड पॉइंट में लिख दिया उन्होंने, हालांकि सही पॉइंट थर्ड में होता। आगे, नेक्स्ट कौन सा पेपर है? जनवरी 21। क्वेश्चन अभी तक समझ आ रहे हैं? अभी तक जो अदर प्रोविजंस हैं उन तक हमारी बात नहीं पहुंची है। कूलिंग और जो टर्म है उसके नोट्स नहीं दिए मैंने, लेकिन क्या मैंने बता दिया था, कल डिस्कस कर लिया था टर्म वाला पॉइंट। ठीक है। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिस्टर रॉबर्ट, राम एंड मिसेज रोहिणी फॉर्म्ड अ क्या? LLP। लेकिन LLP तो हमारी डिस्क्वालीफाइड या क्वालिफाइड है? क्वालिफाइड। क्या डिस्क्वालिफिकेशन में LLP आती है? नहीं। LLP की डिस्क्वालिफिकेशन में आती है बॉडी कॉर्पोरेट, और अदर देन क्या आता है? LLP। तो डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन बताएंगे, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। पहला जो क्लॉज है वही बताता है कि एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर एक्सेप्ट फॉर LLP। पहला पॉइंट यही बताता है आपको, तो ये तरीके से आपको लिखना है। अंडर LLP एक्ट अपॉइंट की गई है, मतलब बाहर की नहीं है। इन द नेम ऑफ आर एन LLP प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। SR लिमिटेड इंटेंट्स टू अपॉइंट आर एन एसोसिएट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। क्या लगता है आपको, क्या करना सही है या गलत है? सही है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोजल ऑफ SR लिमिटेड टू अपॉइंट R as an associate LLP of body corporate as an auditor of the company as per the provision। क्या वो सही कर रहे हैं? Yes, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम यहां पर बताएंगे आपको सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज A, उसके अंदर हम बात बताएंगे कि बॉडी कॉर्पोरेट की एक्सेप्शन में आती है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको सेक्शन? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन कौन सा लिखे, इसमें तो बस ये होता है अपॉइंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी? डिस्क्वालिफिकेशन। कहाँ पढ़ी थी? डिस्क्वालिफिकेशन की एक्सेप्शन में पढ़ी थी हमने बात। क्योंकि जब अपॉइंटमेंट की बात की जाती है तो हम क्या बताते हैं कि इंडिविजुअल अपॉइंट हो सकता है, फॉर्म अपॉइंट हो सकती है, और जो फॉर्म अपॉइंट हो सकती है उसके जो मेजॉरिटी पार्टनर्स हैं वो CA होने चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जब आप ऐसा अपॉइंटमेंट करेंगे तो जो मेजॉरिटी पार्टनर जो CA और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट है वही एक्ट करेंगे, वही साइन करेंगे। उसमें तो कहीं LLP आई नहीं, तो LLP आई कब थी? डिस्क्वालिफिकेशन में बॉडी कॉर्पोरेट को हटाते समय उसके एक्सेप्शंस में। समझ में आया? तो सही सेक्शन कोड करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने कहा इन द गिवन केस जो आप है ऑडिटर कर रहे हैं ये एक वैलिड है एज देयर इज रिस्ट्रिक्शन मार्क्ड ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ, किसको लिखे है रिस्ट्रिक्शन? बॉडी कॉर्पोरेट को, इज नॉट एप्लीकेबल टू लिमिटेड। और रिस्ट्रिक्शन वर्ड को जाके आप डिस्क्वालिफिकेशन वर्ड लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या ये बातें समझ में आती हैं? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉक्सी का है, एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर प्रोविजन याद है तो। प्रॉक्सी का सेक्शन बताओ कौन सा था? 105। कंपनी रिसीव्ड अ प्रॉक्सी फॉर्म 54 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। क्या पहले रिसीव कर सकते हैं? यस। 48 घंटे के बाद नहीं कर सकते। कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रॉक्सी फ्रॉम ऑन द ग्राउंड दैट द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड द प्रॉक्सी मस्ट बी फाइल्ड विद इन 64 आवर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। डिफाइन प्रॉक्सी एंड डिसाइड। बताइए सही है गलत है? सही है। सही है। सख्त करते हैं। क्या कर सकते हैं और सख्त? यस कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नहीं आया। कौन सा? जैन 21 में सेकंड के बी का सेकंड। हाँ, एक क्वेश्चन नहीं आया है इसमें। सेकंड के बी के सेकंड। इंटरनल ऑडिट का तो नहीं है क्वेश्चन, देख लो जरा। हाँ, इंटरनल ऑडिट था इसमें। इंटरनल ऑडिट होगा। नहीं, कंफर्म बताना पड़ेगा। कौन सा बता रहे हो आप? जैन जैन 21 का सेकंड के एक सेकंड में अभी निकालता हूँ। इंटरनल ऑडिट वाला ही छोड़ा होगा मैंने। सीटर मतलब नॉर्मल ऑडिटर। वाईफाई नहीं चल रहा है। इसमें इंटरनल ऑडिटर का ही है। इंटरनल का ही है? हाँ। देख लिया आपने? ठीक है, इंटरनल का ही छोड़ा मैंने इंटेंशनली, बताऊंगा क्यों आगे। नहीं है। जुलाई 21 AB एंड एसोसिएट्स क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। वॉज reappointed as the auditor at the annual general meeting held on इतना. However, the board of directors recommended to remove them before the expiry of the term by passing. reappointment को लेके ना एक confusion मत क्रिएट करना. reappointment का मतलब ये होता है कि 5 साल के लिए आपने अपॉइंट किया है, तो जो अगली AGM होगी उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहते हैं. रीअपॉइंटमेंट बोलते हैं इसको, बताया मैंने आपको. जब तक दूसरा ना अपॉइंट किया जाए या फिर इनको निकालना जाए, वही तो रीअपॉइंटमेंट होती है. यस, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि 5 साल टर्म एक्सपायर हो गए होगे वो अगले 5 साल के. ना, नॉर्मल रीअपॉइंटमेंट हर साल होती है कि अब तुम ही आगे कंटिन्यू करोगे. जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता, इस तरीके से. समझ में आई बात? तो इसे कहीं और मत ले जाना इस प्रोविजन को. उन्होंने कहा हम आपको निकालना चाहते हैं. क्या आप ऐसा कर सकते हैं? किसी को निकाल सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म? आंसर इज यस. कैसे निकाल सकते हैं ये देखिए, टेबल दिखाता हूं मैं आपको कि अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा. एक रेजिग्नेशन वाला पॉइंट है जो मैंने ऊपर समझा दिया है, एक स्पेशल नोटिस वाला पॉइंट है जो हम ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. रेजिग्नेशन में क्या होता है कि आपको रेजिग्नेशन देना होता है विद इन 30 डेज. गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो कंपनी प्लस आरओसी प्लस सीएजी. नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो कंपनी प्लस आरओसी को आपको बताना पड़ेगा. अगर आप इस प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी. ये सारी बातें हम ऊपर कर ली. ये वाला तरीका है 140 सबसेक्शन 1 का. किस तरीके से अगर बिफोर एक्सपायरी आप किसी को निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कौन सी मीटिंग करनी पड़ेगी? बोर्ड मीटिंग. कौन सी मीटिंग करनी पड़ेगी? बोर्ड में. बोर्ड मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन. उसके बाद आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर. कहां से? जब से बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके 30 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी. जैसे ही आपको उससे गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल जाए तो अब आपको क्या कंडक्ट करनी पड़ेगी? ईजीएम. ईजीएम बुला के आप उसके अंदर क्या पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल पहले चाहिए या बाद में चाहिए? पहले चाहिए. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो ईजीएम रखने का ही फायदा नहीं होगा. क्या ये बात समझ? तो किसी को भी एक्सपायरी मतलब ये ऑडिटर है आपकी कंपनी में, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए इसको निकालने के लिए. थोड़ी ना तुम्हारे हिसाब से काम नहीं कर रहा तो तुम निकाल दोगे. तुम्हारे हिसाब से तो काम करने के लिए आया ही नहीं है, वो तो गलतियां निकालने के लिए आया है. तो समझ रहे कितना गहन मुद्दा है कि किसी ऑडिटर को अगर तुम निकालना चाहते हो तो क्या ऐसे निकाल सकते हो? ना. आरओसी से पूछ के निकाल सकते हो? नहीं. किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा? गवर्नमेंट. क्या ये बात समझ? भाई तुम तो कंपनी हो, तुम्हें लगेगा तुम्हारी कमियां निकाल रहा है, तुम तो कर ही दोगे उसको, निकाल ही दोगे. तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ईजीएम देना पड़ेगा और ऑडिटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी. जब जाके आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं. सेक्शन है इसका सेक्शन 140 सबसेक्शन 1. क्या ये बात समझ? अगर किसी को रेजिग्नेशन से निकालना है तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 एंड 3 है. अगर किसी को स्पेशल नोटिस देके निकालना है तो 140 सबसेक्शन 4 है. और ट्रिब्यूनल भी चाहे तो, मतलब क्या है इसका कि बाहर वाला क्रेडिटर या कोई मेंबर ऐसा लग रहा है उनको कि इस ऑडिटर को निकाल देना चाहिए, गड़बड़ कर रहा है, तो वो सीधा किसके पास जाएंगे? ट्रिब्यूनल के पास. ट्रिब्यूनल को क्या देंगे? एप्लीकेशन. वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है और कोई भी अदर पर्सन जिसे लग रहा है कि इसे निकाल देना चाहिए. अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि ऑडिटर को निकाल देना चाहिए तो ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कर देगी कि भाई साहब इसको अभी निकालो. कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर. और जब ट्रिब्यूनल निकालेगी तो भाई साहब ये दिक्कत आएगी. पढ़िए, एक बार ट्रिब्यूनल ने निकाला तो कितने साल तक कहीं भी ऑडिट नहीं कर पाओगे? 5 साल तक. और सेक्शन 447 में आपकी सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी भी रहेगी. क्या ये वाली बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा चार्ट है किसको निकालने को लेके? ऑडिटर को निकालने. अब ये क्वेश्चन जो है रिमूवल से रिलेटेड ही है तो पढ़ते हैं इसको. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं रिमूव करना बिफोर एक्सपायरी, तो सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 लगेगा. पहली वाली बात लगेगी. ना इसमें रेजिग्नेशन है, ना इसमें स्पेशल नोटिस है, ना इसमें ट्रिब्यूनल इन्वॉल्व है. ठीक है, आगे चलते हैं. बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग. तो बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. Subsequently, having given consideration to the board recommendation, AB and associates were removed at the general meeting held on 25/5/2022 by a special resolution.
सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा अभी हमने मीटिंग कर दी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है, लेकिन अभी अप्रूवल लेना बाकी है। सब्जेक्ट टू का मतलब ये है। अच्छा नहीं, पहले अप्रूवल लेनी थी। पहले क्या करना चाहिए था? अब प्रोविजन पता है गड़बड़ कहाँ आती है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है। क्या अज्यूम करेंगे पहले हमने ले ली थी। सब्जेक्ट टू का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी हमने इनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके निकाल दिया, बाकी देख लेंगे गवर्नमेंट से जो करना है वो। तो क्या ये जो रिमूवल है वो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट है? नहीं। एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर एग्जामिन द वैलिडिटी रिमूवल बाय एबीसी अंडर द प्रोविजन। तो आप पहले बताइए वैलिड है वैलिड नहीं है? वैलिड नहीं है, तो पहले इसका आंसर देखेंगे हम। वैलिड है नहीं है? नहीं। उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू जो लिखा हुआ है ना ये वैलिड नहीं है। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी टेकन बिफोर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। क्या ये वाली बात समझ में? अब आपको ऐसा लगेगा कि प्रोविजन बड़े खतरनाक लिखे हुए हैं, दिख रहा है आपको इतने बड़े प्रोविजन लिखे हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी बहुत चीज समझ में आएगी। सेक्शन 140 है जिसका सबसेक्शन कौन सा है? 139 कि कोई भी ऑडिटर जो सेक्शन 139 के अंदर अपॉइंट किया गया है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। कब? बिफोर द एक्सपायरी। लेकिन उसके लिए आपको किसकी अप्रूवल लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। इट इज क्लियर दैट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी टेकन फर्स्ट एंड देयर आफ्टर द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी शैल बी पास्ड। उन्होंने स्टेप्स में बातें बताई हैं। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप पूरा प्रोसीजर पहले लिख दीजिए। ये क्वेश्चन बेस्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को स्टार्टिंग से लेके पकड़ के चले हुए हैं। हम पहले क्या बताएंगे? पहले प्रोसीजर। अगर बोर्ड को ऐसा लगता है तो बोर्ड क्या रेजोल्यूशन पास करेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। उसके बाद क्या करेगा? अप्रूवल लेगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। फिर क्या बुलाएगा? मीटिंग, ईजीएम बुलाएगा। उसमें क्या पास करेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते समय आप पहले क्या देंगे उसको? स्पेशल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे आप उसको, और उसके बाद उसका रिमूवल करेंगे। ये एक प्रोसीजर है जो इन द गिवन केस, बाकी सारी चीजें तो सही हैं, लेकिन जो अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है शुड हैव बीन टेकन बिफोर द पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन और कंडक्टिंग ईजीएम, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, और आप इसकी जो रिमूवल है इनवैलिड मानेंगे। आप जो बातें लिखेंगे और उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सेम होंगी, लेकिन लिखने का पैटर्न अलग। क्या ये बात समझ में? देखो 30 डेज की बात उन्होंने भी लिखी, हाँ, उसको फिर आपको मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी 60 दिन के अंदर। जैसे ही आपके पास 60 डेज वाली बात क्या हमने लिखी है? ये देखिए, नहीं लिखी क्या? हाँ, तो 60 डेज वाली बात ऐड कर लीजिए इसमें कि बस यहाँ पर ये जो ईजीएम आप बुलाएंगे ये विद इन 60 डेज फ्रॉम अप्रूवल बुलाएंगे। समय सीमा भी तो होनी पड़ेगी ना। विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल बाय सीजी। जैसे ही गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे उससे ज़्यादा डिले आप ना करें। अरे चलो देखो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट के पास जाओ, और जैसे ही गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल आ जाए 60 दिन के अंदर मीटिंग करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसे निकाल। और आप भी जब अपना आंसर पढ़ेंगे तो आपको इनके आंसर से ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसा नहीं है बिल्कुल रट्टू पोपट बैठे हुए हैं और ऐसे ही लिखोगे तो मार्क्स देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दिसंबर 21, रमन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसी के अंदर क्या था? इसी में जुलाई 21 में थर्ड का बी, यही तो है थर्ड का बी। सेकंड के बी का सेकंड होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कल को दिक्कत ना आए। सेकंड के बी का सेकंड क्वेश्चन आया है। सेक्शन नंबर का कौन सा के बता रहे हो आप? अपॉइंटमेंट और बताइए। सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 उसने पूछा है थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट, रमन कौन है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपॉइंट किया गया एज एन ऑडिटर ऑफ सूर्य लिमिटेड। ऑलरेडी अपॉइंटेड है, एजीएम में अपॉइंट किया जो अगस्त में हुई, इन विच ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट। उन्होंने असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया। लेटर ऑन इन नवंबर ही जॉइंड एज अ पार्टनर इन अ कंसल्टेंसी फर्म वेयर सोम इज ऑल्सो अ पार्टनर। सोम इज ऑल्सो वर्किंग एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ऑफ सूर्य डिस्ट्रीब्यूटर। बताइए क्या हुआ क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन पढ़ के बताइए।
मैं जब बताऊंगा तो बता ही दूंगा, आपको भी लगेगा हाँ पढ़ाया हुआ है। पढ़ो पढ़ो। मेरा मन को अपॉइंट करा गया है ऑडिटर के लिए, लेकिन सोम जो है एक उसमें कंपनी में उसका एक पार्टनर है सोम उसी कंपनी में काम करता है। तो क्या ये उल्टा वाला प्रोविजन हो गया? कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय के या तो तुम पार्टनर हो या उस एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट में हो तुम। दो प्रोविजन पढ़े थे हमने इसके। नालायक हाँ भाई। 141 सबसेक्शन 3 का सी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पर्सन को हमने कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट किया, तब तक तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी में काम करता है, हम उसके साथ पार्टनर बन गए, एम्प्लॉयमेंट में नहीं आए, क्या बन गए? पार्टनर। तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर ली हमने? कौन सी? सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी। डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस शेल वेकेट हिज ऑफिस। मान लेंगे कि उसे ऑफिस अभी वेकेट करना ही करना पड़ेगा। जी ये दिख रहा है आपको 141 3C। क्या इसके अंदर हम बताएंगे ही शेल डीम टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस एज एन ऑडिटर। बिल्कुल कीवर्ड्स हमारे यही रहेंगे, सेक्शन हमारा यही रहेगा, तो मेरे हिसाब से मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, रमन एज ऑडिटर है, जॉइंट जो है, ठीक है ठीक है ठीक है, इज आल्सो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, हेंस रमन इज अटेड, ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन, देयरफॉर ही शेल डीम टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस। बिल्कुल कोई भी फालतू की बात नहीं, टू द पॉइंट आंसर। क्या ये बात समझ आती है? ठीक, आगे चले हम। दो क्वेश्चन लिखे थे मैंने इसमें। मैनेजिंग डायरेक्टर है, हिमसेल्फ अपॉइंटेड आकाश एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द, इट इज अ वैलिड अपॉइंटमेंट? बताइए। नो। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं आते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके करते हैं। एक मैनेजिंग डायरेक्टर क्या ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है? आंसर इज नो। ये कहीं से भी कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है और ना ही हमने किसी में पढ़ा है कि इनको लिखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंपिटेंट अथॉरिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, एक सेकेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वही कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये कंपिटेंट नहीं है अपॉइंट करने के लिए। तो जो भी इन्होंने अपॉइंटमेंट की होगी वो इनवैलिड होगी। ये कह रहे हैं फर्स्ट ऑडिटर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज अपॉइंट करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन थे इन्वेस्टिगेट अपॉइंटमेंट अवकाश जो है चार्टर्ड फर्स्ट ऑडिटर मैनेजिंग डायरेक्टर का खुद किया है एक मैनेजिंग डायरेक्टर ने। ये वॉयलेशन, वॉयलेशन का मतलब क्या होता है? फॉलो किया है, फॉलो नहीं किया है, नहीं किया है। विच रिक्वायर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर इन व्यू ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट अपॉइंट द फर्स्ट एडिटर ऑफ द कंपनी हिमसेल्फ। वो खुद से नहीं कर सकते, बोर्ड करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, फिर हम कौन से पेपर की तरफ आए? May 22 वाला पेपर क्या कहता है? HD Software Private Limited is engaged in the business of providing software services. The company appointed its statutory auditor. कंपनी ने किसको अपॉइंट किया? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। Engagement letter was signed with the clause that fees to be decided. ये आज पढ़ेंगे हम रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट। पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, रेम्यूनरेशन वाली पॉइंट से। However, the remuneration was not finalized. रेम्यूनरेशन फाइनलाइज नहीं हुई। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सीक्स योर एडवाइस रिलेटिंग टू रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स एज पर द प्रोविजन। तो ये आज पढ़ेंगे कि प्रोविजन कैसे होती है। क्या ये बात समझ में? नहीं, ये है डायरेक्टर की ना, तो इस चैप्टर से ही नहीं है क्वेश्चन। यहाँ से ABC कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ किसके? मून एक्सपोर्ट लिमिटेड के। इन एन इंक्वायरी इट इज प्रूव्ड दैट one of the partners have acted in a fraudulently manner and colluded in a fraud to its partners. Explain the consequences of the provision. ये भी हम आज ही पढ़ेंगे। इसमें कंपनी फ्रॉड में नहीं है, ध्यान रखना। पढ़ो जरा क्वेश्चन को। कौन सा पार्टनर? किसका पार्टनर? पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन। जिस फर्म को अपॉइंट किया गया था ऑडिट करने के लिए, उसी फर्म का कोई पार्टनर जो है। अब इसमें आंसर कैसे लिखना होता है ये बता देता हूं मैं आपको। देखिए, तुम्हें बुलाया था ऑडिट करने के लिए, तो उनमें से कोई एक जो है वो पार्टनर गड़बड़ वाला मिल निकला, मतलब इस पार्टनर ने फ्रॉड किया है। अब लायबिलिटी किस तरीके से आएगी? तो इसका आंसर बड़ा ही थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल समझते हो? कोई प्रोविजन कुछ नहीं, अमाउंट वगैरह कुछ नहीं। वो कह रहे हैं ये पार्टनर और ये फर्म पहले कैसे लायबल होंगे? जॉइंटली लायबल होंगे। जो भी पेनल्टी वगैरह लगेगी दोनों के ऊपर लगेगी। फिर ये जो इंडिविजुअल पार्टनर है वो सेपरेट, मतलब सेपरेट भी लायबल होगा। जॉइंटली जो लायबिलिटी होगी वो तो फीस वगैरह की वो दोनों को देनी पड़ेगी, और जो क्रिमिनल लायबिलिटी होगी वो सिर्फ इसी की होगी जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट वगैरह भी आएगी, क्रिमिनल लायबिलिटी। क्या ये बात समझ में आई? ये सेपरेटली कौन सा वाला होगा? जो पार्टनर इन डिफॉल्ट है।
अभी तक किसी में अमाउंट भी आया है? एक बार है अमाउंट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्वेश्चन में कहीं मैंने बताया था पेनल्टी वगैरह ज्यादा इंटर लेवल पे नहीं पूछी जाती। पहले ये समझ में आया आपको, जॉइंटली कौन लायबल होगा? सच जो पार्टनर फ्रॉड कर रहा है एंड हिज फर्म विल जॉइंटली बी लायबल, एंड देन सच पार्टनर हु इज इन डिफॉल्ट या हु इज कन्विक्टेड ऑफ डिफॉल्ट, जिसे पकड़ा गया है कि फ्रॉड में पाया गया है, वो सेपरेटली भी लायबल होगा और उसके लिए उसके पास क्रिमिनल लायबिलिटी लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो ये आसान सा प्रोविजन है। इसके आंसर एक बार देखते हैं। देखिए, इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ कौन सी कंपनी जो कंडक्ट कर रही है एक ऑडिट फर्म, ये प्रूव कर दिया जाता है कि उसके पार्टनर या पार्टनर्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑडिट फर्म हैज और हैव एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, और ये सब किया उन्होंने फ्रॉड इन रिलेशन टू कंपनी और इट्स डायरेक्टर्स, किसी भी साथ मिलके, फॉर सच एक्ट शैल बी पार्टनर, कौन लायबल होगा? शैल बी ऑफ द पार्टनर्स और पार्टनर्स कंसर्न्ड ऑफ द ऑडिट फर्म एंड फर्म जॉइंटली भी सेवरली, इसका मतलब जॉइंटली भी लायबल होंगे और सेवरेबली भी लायबल होंगे, प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, जो क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी अदर देन द फाइन, फाइन तो ऊपर दोनों के ऊपर लगेगा, द कंसर्न्ड पार्टनर और पार्टनर्स, कंसर्न्ड मतलब चिंतित या जो फ्रॉड में शामिल हैं, जो फ्रॉड में शामिल हैं, हु एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, और जो भी यहाँ पर प्रोविजन लिखे गए हैं, शैल ओनली बी लायबल। ये प्रोविजन समझ में आया? हेंस इन द गिवन केस पार्टनर का नाम लिख देंगे, फर्म का नाम लिख देंगे, फाइन लगेगा दोनों के ऊपर, और सेवरली जो लायबल होगा वो पार्टनर होगा जो एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए फटाफट से। सेक्शन लिखिए इसका, सेक्शन 147 सबसेक्शन 5, सेक्शन 147 सबसेक्शन 5, which is the हेडिंग डालिए लायबिलिटी liability ऑफ अ पार्टनर of a partner और फर्म who have acted in a fraudulently manner और आगे ये वर्ड लिख लीजिए, और अबेटेड और कोल्यूटेड इन एनी फ्रॉड, who have acted in a fraudulently manner और abated or colluded in any fraud। लिख लिया? ये किसके रिलेशन में होगा? कंपनी के रिलेशन में। किसके साथ मिलकर कर रहे होगे? कंपनी किसी डायरेक्टर या किसी भी ऑफिसर के साथ मिलकर आप ये गड़बड़ कर रहे थे, तो ये दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, नवंबर 2022, P Limited appointed XYZ in company auditor firm as an auditor of the company at the annual general meeting, जो कि 30 सितंबर को हुई थी। Mr. XYZ are partners in the XYZ Limited. With reference to the Companies Act, examine the validity of appointment of the XYZ in each of the cases. Validity of appointment का मतलब क्या है? कि आफ्टर अपॉइंटमेंट है या बिफोर अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट कर दी है, आपसे पूछ रहा सही की है या गलत की है। क्या ये बात समझ में? इसमें डीम टू एग्रीगेटेड ऑफिस वाला पॉइंट नहीं आएगा। समझ में आया? वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट पूछी है तो उन्होंने कहा मिस्टर जो मिसेस क्यू है, वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स, हु हैज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। कोई दिक्कत? क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? यस। Mrs. Q, wife of Mr. X, has given guarantee in relation to a loan taken by G from P Limited on the worth of rupees 1,50,000। जल्दी से बताइए, गारंटी वाले केस में क्या था? वो सच पर्सन, पार्टनर और रिलेटिव, इन सभी का एग्रीगेट मिला के उसी कंपनी में या किसी और कंपनी में, यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनी में जो गारंटी है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस पर्सन ने नहीं किया, उसके पार्टनर ने नहीं किया, लेकिन क्या उसके रिलेटिव ने किया है? यस। और क्या ये 1 लाख से ज्यादा है? यस। दिस अमाउंट बीइंग ग्रेटर देन 1 लाख, दिस इज इनवैलिड। जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड है, वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं है। ये ऐसे समझना कि उसी फर्म में अपॉइंटमेंट किया जिसमें इन सबकी इतनी इतनी शेयर होल्डिंग थी, तो बस पूछ रहे हैं वैलिड अपॉइंटमेंट है या इनवैलिड है। बाद में नहीं हुआ है ये सब। समझ में आया या नहीं? आगे मिसेस क्यू जो है इंडेप्टेड है 10 लाख के लिए। क्या उसमें भी 3 लोग थे? सच पर्सन अलॉन्ग विद हिज पार्टनर और रिलेटिव इन एग्रीगेट इंडेप्टनेस कितने से ज्यादा? 5 लाख से ज्यादा। तो हम फिर से बताएंगे कि ये जो 10 लाख है वो कितने से ज्यादा है? 5 लाख के लिए। इसलिए जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है? इनवैलिड। और इन सभी के अंदर एक प्यारा सा सेक्शन लगेगा 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी। क्या इंडेप्टनेस इसी से रिलेटेड थी? बताइए फटाफट से जल्दी से। सॉरी, डी जो लास्ट वाला पॉइंट है जिसके अंदर सारी चीजें हमने पढ़ी थी। सी में तो वो उल्टा चलने वाला था। क्या ये बात समझ में? डी के अंदर ही था सिक्योरिटीज वाला भी, डी के अंदर ही इंडेप्टनेस वाला भी था, और डी के अंदर ही गारंटी वाला भी था। क्या ये बात समझ में? और जब मैं ये नोट्स पढ़ा रहा था आपको मैंने समझाया था
कि इन लोगों को किस तरीके से कर सकते हैं। पर्सन, पार्टनर, रिलेटिव, इसमें कौन सा वाला पॉइंट आ रहा है, कभी रिलेटिव वाला पॉइंट आ रहा है, यानी वाइफ वाला पॉइंट, इसमें भी रिलेटिव वाला पॉइंट था और इसमें भी रिलेटिव वाला पॉइंट था। और जो सिक्योरिटी वाला पॉइंट है उसमें मैंने समझाया था कि वो और उसका पार्टनर 1 रुपए की भी नहीं कर सकता, वाइफ 1 लाख तक कर सकती है। समझ में आया ये वाला टेबल कैसे बनाया था? ठीक जी। मुझे गारंटी दी है, उसमें लिखा है पी लिमिटेड जो है होल्ड करता है 1/4 शेयर XYZ लिमिटेड। कौन पी लिमिटेड? उसका कोई रेलेवेंस है ब्रैकेट में? वाइफ जो है मिसेस क्यू, वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स इज इंडेप्टेड, किसको? जेड लिमिटेड को। अगर 25% से ज्यादा तो 20% से ज्यादा एसोसिएट कंपनी बन जाती है। तो मैंने बताया था आपको, उस कंपनी की या उसकी एसोसिएट कंपनी की, तो ग्रुप ऑफ कंपनी में वही आता है। उस कंपनी में नहीं दे रहा है, वो किसी और कंपनी में दे रहा है जिसमें उस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो कितनी है, 25% से ज्यादा। एसोसिएट कंपनी हो गई। क्या ये बात समझ? तो वहां पर ग्रुप ऑफ कंपनीज लिखा हुआ है, तो यही तो रिलेवेंस है उसका। अगर मान लीजिए ये जो शेयर होल्डिंग है 18% होती तो क्या होता? फिर कुछ नहीं होता, ना वो सब्सिडरी है, ना वो एसोसिएट है, ना वो कोई भी कंपनी। क्या ये बात समझ में? तब ऐसा नहीं हो। क्वेश्चन समझ में आया है? नवंबर 22 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आते हैं, हाँ जी 24 का नहीं, 20 से ज़्यादा हो जाता है ना। एसोसिएट कंपनी अगर आपको बनानी है तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 20% या उससे ज़्यादा होता है। तो 20% से कम होता तो दिक्कत होती है। आगे अब आते हैं लेटेस्ट पेपर पे, ये है आखिरी पेपर, ठीक है। SSR एंड कंपनी, जो कि कौन से ऑडिटर्स हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 फाउंड आउट some manipulative entries in the books of accounts of auditor, told the Mr. MD that internal control system of the company is not reliable. The board of directors of ASR Limited them to accept the assignment of, वो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलायबल नहीं है इसलिए गड़बड़ हो रही है, तुम हमारी डिजाइनिंग कर दो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। क्या ऐसा असाइनमेंट वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा क्वेश्चन स्टडी मैट में भी था? आंसर इज यस। प्रोहिबिटेड सर्विसेज में आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें कौन सा वाला पॉइंट होगा? अपॉइंटमेंट के लिए वैलिड नहीं है, डीम टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस, डीम टू हैव वैकेटेड हिज, क्योंकि वो अपॉइंट किया जा चुका है ऑलरेडी ऑडिटर, उससे कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये वाला काम कर लीजिए। तो पढ़िए 144 में ये वाली चीज़ आ जाएगी, और लायबिलिटी ऑफ द ऑडिट पर, ये तो पहले वाला है, कहाँ चला गया ये रहा। ये स्ट्रिक्टली क्या है? प्रोहिबिटेड है। जो आपने लिस्ट बनाई थी वो सेक्शन 144 के अंदर है, ठीक है। इन दिस केस स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सेप्ट द असाइनमेंट फॉलोइंग पेनल प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। उनका पेनल्टी लगा देंगे आपके ऊपर अगर आप ऐसा एक्सेप्ट करते हैं। इनएलिजिबल तो आप रहेंगे ही रहेंगे। क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक और क्वेश्चन आया है, ये स्पेशल नोटिस वाला क्वेश्चन है। अब आप इसे मीटिंग वाले से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या फिर इस चैप्टर से सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी। क्योंकि स्पेशल नोटिस चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता? चाहिए होता है। कब? ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि आप चाहते हैं कि आगे उसे अपॉइंट नहीं किया जाए, या उसे आप नाम देना चाहते हैं कि इसको अपॉइंट किया जाए। दोनों ही केस में स्पेशल नोटिस चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा एक हैविंग 2000 मेंबर्स हैं कंपनी के, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ से ज्यादा। हमारा प्रोविजन क्या कहता था बताइए? या तो मेंबर्स 1% से ज्यादा, या पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख से ज्यादा। यही पढ़ते थे, याद है? नहीं है। स्पेशल नोटिस इतने नंबर ऑफ मेंबर्स तो कम से कम देंगे। कितने लोगों ने दिया है? 50 मेंबर। हमने 5 लाख तक पढ़ा था, उसकी लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन अब जो इम्पैक्ट है वो 5 लाख से ज्यादा वाला ही है। एक ऐसी लैंग्वेज थी ना जिसमें नॉट इन एक्सीडिंग 5 लाख लिखा हो, लेकिन इम्पैक्ट उसका वैसा ही है जैसे नॉर्मल प्रोविजन का होता है। लिखा गलत तरीके से हुआ था, मैंने उस टाइम भी बताया था, ठीक है। अब ये 2000 मेंबर्स हैं, 50 मेंबर्स ने एप्लीकेशन दी है, तो 2000 का 1% करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो क्या 1% से ज्यादा है? यस। अब आते हैं उसकी कैपिटल कितनी है? कैपिटल कितनी है उसकी? 1 करोड़। 1 करोड़, और उसने किया कितने से है? 6 लाख। तो क्या ये 5 लाख से ज्यादा है? आंसर इज यस, ग्रेटर देन 5 लाख है। तो इसका एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स ने ये नोटिस दिया होगा, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में 2 जुलाई को उन्होंने दिया है, एग्रीगेट हैज गिवन नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन फॉर रेजोल्यूशन टू बी पास्ड एज अ एनुअल जनरल मीटिंग। इसका टाइम लिमिट बताएंगे, अब ध्यान दीजिएगा। टाइम लिमिट जो स्पेशल नोटिस का है वो है नॉट अर्लियर देन 3 months एंड नॉट लेटर देन 14 days क्लियर नोटिस। याद है या नहीं? स्पेशल नोटिस देने का समय था, बहुत ज्यादा पहले मत देना, और 14 दिन कम से कम चाहिए हमें, ठीक है। तो अब देखिए 2 जुलाई को उन्होंने नोटिस दिया है, मीटिंग 21 अगस्त को होने वाली है। बताइए फटाफट से, क्या ये 3 महीने से पहले है? क्या ये 3 महीने से पुराना नोटिस है? नो, 3 महीने से पुराना नोटिस नहीं है। क्या ये 14 दिन कम से कम पहले है? आंसर इज यस, ज्यादा ही है, 14 से कम नहीं है। क्या ये बात समझ? तो अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं चल रही है। इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर, वो क्या चाहते थे? इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर
एसएनएल कंपनी विच वाज ओरिजिनली अपॉइंटेड फॉर 5 years एट टर्म हैव कंप्लीट ओनली 3 years। तो हर साल रीअपॉइंट किया जाता है। उन्होंने कहा इसके अलावा हम कोई और ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। कौन सा ऑडिटर है? द्वार एंड कंपनी एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हम अपॉइंट करना चाहते हैं। हालांकि अभी जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर उसके 3 साल ही कंप्लीट हुए, 2 साल बच रहे होंगे, तो आगे बात समझ में, इसके लिए स्पेशल नोटिस दिया गया है। तो अभी तक सारे मुद्दे सही चल रहे हैं? यस। When such notice was received by the existing auditors, they sent a representation in writing to the company। रिप्रेजेंटेशन वाला क्या नोट्स मैंने भेजे थे आपको, देखिए कि जब भी किसी ऑडिटर को निकाला जाएगा बिफोर एक्सपायरी, तो उसे ये रहा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग, या जिसको आप रीअपॉइंट कर रहे हैं। तो ऐसे ऑडिटर को निकालने से पहले तो पहली चीज, आ जाओ भाई जल्दी, अच्छा लगा भी लेते हैं आजकल के लोग, नहीं ऐसे उसमें स्कूटी में लगा के घूमते हैं, ओला में चल रहा है ये, है ना। वो पहले बोलते रोम रोम भाइयों, आगे से हटो, रोम रोम है। अब वापस आ जाओ, चलो वापस इधर इधर इधर। मेंबर्स ने दिया स्पेशल नोटिस किसको? कंपनी को। कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? तुरंत बताएं किसको? रिटायरिंग ऑडिटर को। फोर्थ विद वर्ड पढ़ा था हमने कि इमीडिएटली आपको बताना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में? अब अगर आपको ये ऑडिटर क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन भेज रहा है किसको? कंपनी को। याद करो इस रिप्रेजेंटेशन वाली कहानी। सबसे पहले ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कंपनी को मेंबर्स को भेजनी चाहिए, हर एक नोटिस में जो वो मीटिंग का दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में? लेकिन अगर ये नोटिस या तो मिला बहुत लेट, जो कंपनी भेज नहीं पाई, या फिर कंपनी की गड़बड़ की वजह से, कंपनीज डिफॉल्ट की वजह से ये नोटिस मेंबर्स को नहीं भेजा गया, तो अगला स्टेप क्या होगा? मीटिंग में पढ़वाएंगे। ये दो प्रोविजन खत्म हो, या तो मेंबर्स को भेजेंगे, और मेंबर्स को ना भेजने के दो ही केस हो सकते हैं, या तो लेट मिला था या कंपनी की गलती थी। दोनों की वजह से अगर मेंबर्स को नहीं भेज पाए तो क्या करवाएंगे? पढ़वाएंगे। फिर हमने कहा एक ट्रिब्यूनल वाला केस भी था। अगर कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन दे देगी ट्रिब्यूनल को कि भाई साहब ये जो गड़बड़ है, ये जो किसी का राइट्स को अब्यूज कर रहा है, तो फिर ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कर सकते हैं कि ना तो तुम्हें मेंबर्स को भेजने की जरूरत है और ना ही तुम्हें पढ़वाने की जरूरत। ये 3 केस पॉसिबल है। यही 3 केस मैंने यहाँ पर लिखे हुए, देखिए। सबसे पहले क्या करोगे? सेंड अ कॉपी टू मेंबर्स। अदरवाइज कॉपी नहीं भेजी गई तो आप क्या करेंगे? रीड आउट एट द मीटिंग। ये वाला केस कब आएगा? 2 ही केसेस में, कि कब बेसिस नहीं भेजा। आइदर इट वाज रिसीव्ड टू लेट फ्रॉम, किससे? ऑडिटर से। ऑडिटर से ही लेट मिला था जो उसने रिप्रेजेंटेशन भेजेगी, या फिर गलती किसकी थी? कंपनी की गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़वा देंगे मीटिंग में। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं? अब मेरा एक सवाल है, देखिए, हर एक ऑडिटर को अपने मुद्दे पे राइट ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है। अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन को हमने पढ़वा दिया है मीटिंग में, तो क्या उसे दोबारा बोलने का मौका दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? बताइए जल्दी से। सवाल आ गया है, हालांकि आज तक नहीं पूछा गया है, जल्दी से बताइए। मैंने क्या बोला? मीटिंग में उसकी रिप्रेजेंटेशन को पढ़वा दिया गया। अब ऑडिटर चाहता है कि लेकिन मैं अलग से भी कुछ कहना चाहता हूं, तो क्या उसकी बात कह सकता है या नहीं कह सकता? आंसर इज यस। दिस राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बीइंग रेड आउट एट द मीटिंग इज सेपरेट राइट एंड राइट ऑफ बीइंग हर्ड इज अ सेपरेट राइट। क्या ये बात समझ में? तो उसकी तो सुनवाई होगी ही होगी, वो क्या कहना चाहता है ये भी बात हमें सुननी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसी चीज का क्वेश्चन है। अभी तक आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ता जा रहा है। अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट ऑफ इस नोटिफिकेशन टू द मेंबर्स, उसने कहा हम राइटिंग में आपको रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये किसको भेज दीजिए? मेंबर्स को। इन कंटेक्स्ट ऑफ द अफोर्सेड फैक्ट। देखो अभी तक जितनी भी कहानी चल रही है आप लिंक कर पा रहे हो? देखो कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। कई बार बच्चे कहते हैं मुश्किल सा लग रहा है क्वेश्चन, छोड़ो 4 मार्क्स। उसके चक्कर में ना पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है कि बाकी कौन सा एक्ट का था, क्या था। ध्यान से समझना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेदर द सेड नोटिस वाज गिवन बाय द एडुकेट नंबर ऑफ मेंबर एंड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट? आंसर इज यस। अब इसके लिए आपसे 2 प्रोविजन पूछेगा। एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स से आपका क्या कहना है? 1% ऑफ वोटिंग राइट्स वाले, और कितना? 5 लाख से ज्यादा का आपके पास क्या होना चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल। ये है एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या ये बात समझ में है? तो मेंबर्स भी उससे ज्यादा है और पेड अप शेयर कैपिटल भी उससे ज्यादा है। अब वो कह रहा है क्या विद इन टाइम लिमिट दिया गया? तो फिर से आपसे वो दो चीजें पूछ रहे हैं। कहां पर लिख दूं मैं इसको? 3 महीने से ज्यादा चाहिए। नॉट अर्लियर देन 3 months। ज़्यादा छोटा लिख दूंगा ना तो तुम्हें दिखेगा नहीं। तो ये जो टाइम लिमिट थी नोटिस की, ये है नॉट अर्लियर देन, मतलब बहुत ज़्यादा पहले मत भेज देना। नॉट अर्लियर देन कितने से? 3 months। एंड नॉट लेटर देन, किससे ज़्यादा नहीं? 14 days। क्या ये टाइम लिमिट है? यस। क्लियर डेज का मतलब क्या है? जिस दिन भेज रहे हो और जिस दिन
मीटिंग वाले दिन है वो चीज़ आपको एक्सक्लूड करनी है। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये टाइम लिमिट लिख दी मैंने, ये एडुकेट नंबर ऑफ मेंबर्स, पहले प्रोविजन लिखा उसको और बताया कि हाँ लिमिट के अंदर है। अब पढ़िए, वेदर सच कंपनी वॉज बाउंड टू सेंड द रिप्रेजेंटेशन टू इट मेंबर मेड बाय एसएनसी, आंसर इज यस। ये आपकी मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि आपको भेजना पड़ेगा। हालांकि दो केसेस में आप चाहो तो उसे नहीं भेज सकते। पहला केस क्या है, अगर लेट मिली थी तो नहीं भेज सकते, और ट्रिब्यूनल के पास अगर आपने एप्लीकेशन दे दी कि ये जो राइट्स हैं अब्यूजिव है, ये यहाँ पर कंपनीज डिफॉल्ट मत लिख देना। वो आपसे क्या पूछ रही है कि क्या कंपनी बाउंड है इस रिप्रेजेंटेशन को मेंबर्स को भेजने के लिए, आंसर इज यस प्रोवाइडेड। दो चीजें इसके अंदर है, एक तो वो समय से मिला था, रीजनेबल लेंथ का था, रीजनेबल लेंथ का था और वो समय से मिला था। दूसरी चीज उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ जो भी किसी भी कंसर्न पर्सन के राइट्स को अब्यूज करता है। ये बात हम ट्रिब्यूनल के पास जाके, ये दो ही केसेस ऐसे हैं, अदरवाइज हम बाउंड हैं। यही बात समझ में। मैंने कंपनी से डिफॉल्ट क्यों नहीं लिखा, कंपनी अपनी गलती थोड़ी लिखेगी कि हम इसलिए बाउंड नहीं है। बाउंड तो हो, भेज नहीं पाए तो फिर पढ़वाना पड़ेगा, वो प्रोविजन अलग है। समझ में आया नहीं आया? इसका एक बार कंक्लूजन देखूंगा मैं। देखो आंसर भी बड़ी कहानी से लिखा है। तो उन्होंने पहले बताया कि ये जो नोटिस है नॉट अर्लियर देन 3 months और एटलीस्ट कितना 14 days बिफोर आपको भेजना पड़ेगा। 5 लाख से ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट कैन बी सेट द एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स और विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपको नोटिस और रेजोल्यूशन में और कॉपी भेजनी पड़ेगी। यस कंपनी जो है बाउंड है भेजने के लिए। हाउएवर इफ कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट अफोर्सेड बिकॉज, किस रीजन की वजह से, इट वाज रिसीव्ड टू लेट और बिकॉज ऑफ द कंपनी, अ कॉपी ऑफ देयरऑफ शैल बी फाइल्ड विद रजिस्टर एंड ऑडिटर में विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट टू बीइंग हर्ड ओरली। ये एक अलग राइट है। रिक्वायर्ड दैट रिप्रेजेंटेशन शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग। अगर नहीं भेजिए तो वो चाहेगा आपसे कि आप उसे पढ़ दीजिए। दोनों ही काम अगर आप नहीं करवाना चाहते तो ट्रिब्यूनल के पास चले जाइए। ये नोट्स आपने लिखे हुए हैं पक्का। ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप शॉर्ट